नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। दक्षिण भारत के लिए अगले कुछ घंटे तूफानी हैं। निवार तूफान आज रात में ही अपनी पूरी ताकत आजमाने वाला है। सरकार और सिस्टम से लेकर आज तक की रिपोर्टिंग टीम तक सब मुस्तैद हैं। आज इन तूफानी हालात का हम विश्लेषण करेंगे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और तूफानों की ताकत का मीटर आपको दिखाएंगे। साथ ही तूफानों के नामकरण की पहेली भी सुलझाएंगे। इसके बाद हमारा फोकस बिहार पर रहेगा। वहां की राजनीति में दो घटनाएं ट्रेंड कर रही हैं। एक, बिहार विधानसभा में करीब 50 वर्षों बाद स्पीकर पद का चुनाव हुआ। इससे पहले स्पीकर निर्विवाद रूप से चुने जाते रहे। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। और दूसरी घटना यह है कि स्पीकर चुनाव में लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक कॉल ड्रॉप हो गई। जेल से लालू यादव के खेल की रिकॉर्डेड कमेंट्री हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के लाभार्थियों की जो जांच चल रही है, उसके नतीजे धारावाहिक की तरह आ रहे हैं। कल फारूक अब्दुल्ला के बाद आज महबूबा मुफ्ती का नाम आया। आज का अवैध कब्जे वाला एपिसोड महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी पर आधारित है। इसकी जानकारी भी आपको देंगे। एक अच्छी खबर यह है कि हिंद महासागर में सर्वेलांस के लिए भारत ने अमेरिका के 2 प्रेडेटर ड्रोन लीज पर लिए हैं। ये ड्रोन्स एक बार में 30 घंटे तक निगरानी रख सकते हैं। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर में हुई डिलीवरी के बाद कुछ दिन पहले ही इन्हें ऑपरेशनल किया गया। चिंताजनक खबर यह है कि आज दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ के पार हो गया और मरने वालों की संख्या 14 लाख से ज्यादा हो गई। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और रूस समेत 50 से अधिक देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर उठी है और आज कोरोना की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी कोषाध्यक्ष और सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य, पार्टी की मुसीबतें दूर करने वाला ट्रबल शूटर और कांग्रेस का कवच कहा जाता था। आज खबरदार के लेंस से अहमद पटेल के व्यक्तित्व को भी हम स्कैन करेंगे। लेकिन इस समय साइक्लोन निवार देश का सबसे बड़ा चैलेंज है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में खतरा है। करीब 1 लाख लोगों को इन इलाकों से हटाया गया है। एनडीआरएफ की 50 टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं और राज्यों की टीमें भी लगातार तैयारी कर रही हैं। भारतीय नौसेना भी तैयार है। चेन्नई में भी बड़ा अलर्ट है। सभी बड़ी सड़कें बंद कर दी गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ये सब तैयारी इसीलिए क्योंकि निवार तूफान ताकतवर है। पहले अनुमान था कि आज शाम 6 बजे से रात 11 बजे के बीच ये तूफान टकरा सकता है, लेकिन पुडुचेरी और तमिलनाडु की तरफ बढ़ने की इसकी स्पीड कम हुई। ये अब रात को 2 से 3 बजे के बीच पुडुचेरी और महाबलीपुरम के बीच के इलाके में टकरा सकता है। पुडुचेरी से महाबलीपुरम तक सबकी सांसें अटकी है। चेन्नई से लेकर कोस्टल आंध्र तक बड़ी टेंशन है। तूफान से पहले ऐसी तेज हवाएं डरा रही हैं। 7-7 फीट की खतरनाक लहरें अभी से आ रही हैं। कडलूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो है तमिलनाडु के स्टेट में, और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो लहरें हैं वो यहाँ तक आ रहा है और बहुत ही पास लगभग 1 किलोमीटर दूरी के अंदर तक ये लहरें आ रहे हैं और एक लहर की हाइट लगभग 6 फीट से 7 फीट तक है। और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि ये लहरें की हाइट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सारे के सारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिलीफ कैंप को जाने के लिए बोला दिया गया है। और कडलूर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 44 रिलीफ कैंप सेंटर्स है और उसके अलावा 192 कंप्लीट कडलूर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के इन इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है। कल से तेज हवाएं चल रही हैं।
लेकिन आज दोपहर के बाद बारिश भी बढ़ गई, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ गई। मैं इस वक्त चेन्नई में हूँ और चेन्नई के सामने वो तिरुवान्मियूर बीच हूँ और मैं अभी आपको देख सकता है कि यहाँ पे सी जो इतनी रफ है और यहाँ पे बारिश भी बहुत बड़ी हो चुका है और अभी यहाँ पे विंड स्पीड भी थोड़ी सी पिकअप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो विंड स्पीड अभी थोड़ा सा मुश्किल काम बन सकता है हमें लिए यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए भी एक थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो विंड है वो ये अम्ब्रेला के साथ हमें ड्रैग कर सकता है और ये आपको एक और बार ये बीच को देख सकता है क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स थोड़ा वायलेंट हुआ है, वायलेंट मतलब ये जो सी रफ हुआ है और अभी मैं देख सकता है कि ये जो वाटर भी फिर लैंड से बीच से आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वाटर गशिंग इन कर रहा हूँ और अभी आईएमडी का ये प्रेडिक्शन है कि आज तो लेट इवनिंग ये साइक्लोन निवार को लैंडफॉल होने की चांसेस है। ये तूफान नहीं, तूफान का सिर्फ ट्रेलर है। तूफान तो अभी आने वाला है, आधी रात के बाद टकराने वाला है। रात को 2 बजे का अनुमान लगाया गया है। पुडुचेरी और महाबलीपुरम के बीच की लोकेशन में कहीं भी लैंडफॉल हो सकता है। इस वक्त हम महाबलीपुरम में हूँ और अभी आपको यहाँ देख सकता है कि यहाँ पे इतनी तेजी में ये विंड गस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ये जो इफेक्ट्स है साइक्लोन निवार की है और आपको मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सी इतनी रफ हुआ है। अभी मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि ये जो फ्रेम आपको देखने के लिए अभी इसमें तो आपको देख सकते हैं कि यह जो पूरा ये शोर लाइन रफ हुआ है और ये जो पानी भी सी वाटर भी अंदर गश इन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सी लेवल्स भी अभी काफी बढ़ रही थी और पिछले दो आस में यहाँ पे जो बारिश भी बहुत ही बढ़ी रही। तूफान की ताकत और तबाही का अंदाजा सबको है। नुकसान कम से कम हो, इस कोशिश में सब जुटे हैं। मछुआरे अपनी नाव बचाने की कोशिश कर रहे हैं। घरों दुकानों से लोग अपना सामान हटा रहे हैं। कोस्टल एरिया खाली करवाया गया है। रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ और राज्य सरकारों की टीमें जुटी हैं। 0 कैजुअल्टी का टारगेट है। लाइफ के बारे में बड़ा क्लियर था कि वी शुड ट्राई फॉर 0 कैजुअल्टी। उसी को मद्देनजर हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी हो, स्टेट एजेंसी हो, सभी लोग बड़े तालमेल के साथ और एक समन्वय से काम कर रहे हैं और अच्छी बात है कि इसमें हम लोग एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं और जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस हो या अवेयरनेस ड्राइव का प्रोसेस हो या कोविड के समय में थोड़ा सा जो चैलेंज अलग से है उसके लिए जो तैयारी करने का प्रोसेस हो, ये सभी जो है एक समन्वित वे में किया जा रहा है। और जो सामान लेना है जैसे जनसेट्स अरेंज करने हैं, ट्री कटर्स अरेंज करने हैं, पोल कटर्स अरेंज करने हैं और एक्स्ट्रा जनरेटर्स, एक्स्ट्रा पोल्स, एक्स्ट्रा टेलीकॉम वायर्स एक्सेट्रा अरेंज करने, ये सारे काम एक साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय स्थापित करके हो रहा है और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जो तैयारी है वो लगभग मुकम्मल है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के लिए खतरा बड़ा है। चेन्नई जैसा बड़ा शहर चपेट में है। चेन्नई का पहले से बुरा हाल है। 2015 के हालात अभी से दिख रहे हैं जब एक तरह से पूरा शहर डूब गया था। अक्षयनाथ और गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नोलन पिंटू, चेन्नई आज तक। पुडुचेरी और महाबलीपुरम 2 जगहों से हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, अक्षयनाथ और साथ में गोपी कृष्णन उन्नीथन। आप दोनों से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो रिपोर्टिंग होती है, जब इस तरह की कोई आपदा होती है, जब इस तरह के रौद्र रूप में प्रकृति नजर आती है तो बड़ा ही मुश्किल होता है और इसीलिए इस बात के साथ मैं आप दोनों के सामने, अक्षय पहले आपके सामने, कि वहां की परिस्थिति दिखाएं। हवाओं की जो आवाजें हैं वही इतनी ज्यादा भयावह इस समय सुनाई दे रही हैं। श्वेता, अभी मैं पुदुचेरी में हूँ जहाँ पे ये लैंडफॉल होने वाला है और मैं एक समुद्र के किनारे में है और यहाँ पे ना बहुत ही रुद्र रूप की लहरें उठ रहा है और तेजी हवा भी है और जब लैंडफॉल होगा आधी रात को 2 बजे के आसपास, उस टाइम पे
विंड का तेजी होगा 120 किलोमीटर पर आवर से लेके 140 किलोमीटर पर आवर तक। तो अगर अब हमें याद है 2018 में जब गजा साइक्लोन आ रहा था, उस टाइम को भी हमने देखा कि 136 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो हवा था। तो इस टाइम पे भी बहुत ही भयानक हवाएं और तेजी से लहरें भी यहाँ पे हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ के जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो कोस्टल लाइंस में रह रहे थे, उन लोगों को रिलीफ कैंप के लिए निकलने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया गया है। और पुदुचेरी में हम देख रहे हैं कि लगभग 96 रिलीफ कैंप्स है और कारेकल जो पुदुचेरी का दूसरा जगह है, वहाँ पे 80 रिलीफ कैंप्स दिया गया है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पुदुचेरी में चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी खुद यहाँ के जो कमांड सेंटर है वहाँ पे है और वो खुद मॉनिटर कर रहा है। जब यहाँ पे बारिश होने शुरू हो गया था, हम देख रहे थे कि सुबह यहाँ पे बारिश बहुत कम थी, पर आफ्टरनून के लेकर यहाँ के बारिश का तेज और हवा की तेजी बहुत बढ़ गया है। अब यहाँ पे कई सारे जगह पे पानी की फ्लडिंग हुआ है बहुत सारे इस जगह पे। तो अब यहाँ पे जब साइक्लोन का लैंडफॉल होगा, ये चिंता है कि क्या होगा। जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं, फिशरमैन कम्युनिटी है, उनके बोट्स, नेट्स और उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, उनका सिचुएशन के बारे में सोच के बहुत ही चिंता है। इसके अलावा इतनी तेजी से जब हवा आएगी श्वेता, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पेड्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, वो सारी चीज़ें गिरने का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उन चीज़ों को निकालने के लिए और रोकने के लिए यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम्स भी डिप्लॉयड है। तो अभी के लिए हम देख सकते हैं कि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होना है वो सारी चीजें तय है, पर जब साइक्लोन यहाँ पे हिट होगा उस टाइम को वो भयानक साइक्लोन कैसे डिवास्टेशन पुदुचेरी और नेबरिंग कोस्टल एरियाज ऑफ चेन्नई, कडलूर, वहाँ पे कैसे डिवास्टेशन होगा वो हमें देखना पड़ेगा और उसका असर हमें कल सुबह ही पता चलेगा श्वेता। वाकई क्योंकि देर रात अब ये समय बताया जा रहा है। गोपी, महाबलीपुरम में आप इस समय मौजूद हैं। अमन, जब भी लैंडफॉल का समय नजदीक आता है तो लोगों से कहा जाता है कि आप अपने घरों के भीतर जाइए ताकि आप सुरक्षित रहें। आप दोनों इस समय तैनात हैं वहां पर इस रिपोर्टिंग के लिए। ये बताइए कि महाबलीपुरम में बाहर की तस्वीरें क्या दिख रही हैं आपको? क्या पूरी तरीके से सन्नाटा है? क्या कोई बाहर नहीं, अब सिर्फ रेस्क्यू टीमें अब दिख रही हैं? श्वेता, हम अभी इस वक्त महाबलीपुरम में हूँ और अभी मैं मेरे कैमरामैन को बोल सकता है कि ये जो पूरा स्ट्रीट आपको देख सकता है, यहाँ पे लगभग कोई आदमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स की गाड़ियों है और उसकी बिना किसी और पब्लिक इसी स्ट्रीट्स में नहीं हो। और यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसे है कि यहाँ पे विंड स्पीड उतनी तेजी से नहीं चल रही क्योंकि आज तो आफ्टरनून हम यहाँ जो बीच के सामने से रिपोर्ट कर रहा था और उसी समय ये जो विंड की स्पीड बहुत ही बड़ी थी और अभी ये जो विंड स्पीड थोड़ा कम रहा है यहाँ पे। लेकिन अब अभी आपको फिर भी फ्रेम में देख सकते हैं कि बारिश फिर भी शुरू हो गया और यहाँ पे जो क्लाइमेट और कंडीशन ऐसे है कि लगभग 1 या 2 घंटे को बारिश रहेगा और उसके बाद एक ब्रेक रहेगा और उसके बाद फिर भी बारिश शुरू हो सकता है। और हमारे इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 4 या 5 घंटे में ये जो साइक्लोन का लैंडफॉल होने की चांसेस है। लगभग उनका जो लैंडफॉल, उनका जो एपी सेंटर या द आई ऑफ द स्टॉर्म, उनका लैंडफॉल हो सकता है। तो इसकी जो 200 किलोमीटर्स की सरकमफ्रेंस में इनका पूरा हेवी विंड्स होने की चांसेस है। और ये महाबलीपुरम एरिया वहाँ पे हम अभी तक खड़ी है, यहाँ पे भी उसी समय में विंड का स्पीड काफी बढ़ने की चांसेस ही और उसी लिए इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैकअप में हो। इसमें तो एनडीआरएफ हो और एनडीआरएफ तमिलनाडु की डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स भी हो और ये पूरा लोग यहाँ की सिचुएशन मॉनिटर कर रहा हो और उन लोगों को अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जीरो कैजुअलिटी में इसी तूफान को भी ओवरराइड करने की एफर्ट्स यहाँ ग्राउंड में कर रहा हो इन लोगों। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। ये हमारे संवाददाता जो हैं अक्षया और गोपी दोनों इस समय तैनात है वहां पर। जो लैंडफॉल का समय है वो हमने आपको बताया है। दरअसल लोगों को तो घरों के भीतर कर दिया जाता है, लेकिन जो तटीय क्षेत्रों में जो घर रहते हैं,
जो मछुआरा पूरा समुदाय है, उनकी जो नाव वगैरह रहते हैं, तो उसका जो नुकसान होता है वो बड़ा दुखदाई होता है, दर्दनाक होता है। तैयारियां हालांकि दोनों जगह पर सब बता रहे हैं कि पूरी तरीके से कर ली गई है, उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे तटीय इलाके में कर ली गई है। लोगों को घरों के भीतर रहने के लिए पूरी तरीके से चेतावनी दे दी गई है। बहरहाल भारत में साइक्लोन आने के 2 सीजन होते हैं, एक बार मई जून में, दूसरी बार अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन का खतरा रहता है। मई जून में अम्फान और निसर्ग तूफान आए थे और अब निवार तूफान बड़ा खतरा है। मई में सुपर साइक्लोन अम्फान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत नुकसान हुआ था। 98 लोगों की जान चली गई थी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बहुत तबाही हुई थी और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जून में निसर्ग तूफान आया था जिससे महाराष्ट्र प्रभावित हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और महाराष्ट्र में करीब 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब निवार तूफान से खासतौर पर पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर बड़ा खतरा है। अम्फान तूफान में हवाओं की रफ्तार 150 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी। निसर्ग तूफान में हवाओं की रफ्तार 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब निवार तूफान में हवाओं की रफ्तार 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। यहां यह भी समझिए कि हवा की रफ्तार के आधार पर तूफान की कैटेगरी कैसे तय की जाती है। जब हवा 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटती है तो उसे तूफान कहते हैं। जब ये रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाती है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। हवा की गति बढ़ने के आधार पर साइक्लोन की कैटेगरी 1 से 5 के स्केल पर चली जाती है। कैटेगरी 1 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 2 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 3 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 179 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 4 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 209 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है और सबसे भयानक कैटेगरी 5 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 253 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। भारत की करीब आधी आबादी हर साल किसी न किसी तूफान के खतरे का सामना करती है। हर तूफान नए नाम के साथ तबाही लाता है। तूफानों का नामकरण पूरी दुनिया में होता है और ये 1953 से चल रहा है। इसके लिए विश्व मौसम संगठन द्वारा निर्धारित इलाकों के निर्धारित देश नाम का सुझाव देते हैं और उन्हीं के आधार पर तूफान का नाम रखा जाता है। जैसे मई में आए अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया था, निसर्ग तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था और अब निवार तूफान का नाम ईरान ने दिया है। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के इलाके में तूफानों का नाम देने का सिलसिला साल 2000 में शुरू हुआ था। इस इलाके में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश तूफानों का नाम देते हैं। बाद में नाम देने वाले इन देशों की लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन जैसे देशों को भी जोड़ा गया। इन देशों द्वारा तय नामों की लिस्ट बनती है, फिर वर्णमाला के आधार पर देश द्वारा सुझाए नाम को चुना जाता है। जैसे पिछली लिस्ट का आखिरी नाम अम्फान था, नई लिस्ट में निसर्ग के बाद अब निवार हम सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले सोमालिया में जो गति तूफान आया था वो नाम भारत का दिया है। आगे आपको मालदीव का दिया नाम बुरेवी, म्यांमार का दिया नाम तोक्ते, ओमान का दिया नाम यास और पाकिस्तान का दिया नाम गुलाब सुनने को मिलेंगे। नामों को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चक्रवातों को महिलाओं का नाम देना शुरू कर दिया था। इसके पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि अमेरिका में 1941 में जॉर्ज स्टीवर्ट नामक व्यक्ति ने स्टॉर्म नामक एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में एक पात्र था जो प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों के नाम अपनी महिला मित्रों के नाम पर रखता था। ये उपन्यास काफी मशहूर हुआ था और इससे प्रभावित होकर अमेरिकी सेना के अफसरों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आए तूफानों का नाम अपनी पत्नियों के नाम पर रखना शुरू कर दिया था। 1978 तक तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर ही रखे जाते थे, लेकिन इसके बाद आधे चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे। अमेरिका में तूफानों का नाम तय करने में ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाता है, यानी ऑड साल में आने वाले तूफानों का नाम औरतों के नाम पर, इवन साल में आने वाले तूफानों के नाम पुरुषों के नाम पर होते हैं। वैसे किसी तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया का पालन होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली क्षेत्रीय संस्थाएं अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफानों का नाम तय करती हैं। आज बिहार की राजनीति में 2 चीजें ट्रेंडिंग टॉपिक रही। एक, बिहार विधानसभा में 50 वर्षों बाद हुआ स्पीकर पद का चुनाव। इससे पहले करीब 50 वर्षों से बिहार विधानसभा स्पीकर निर्विरोध चुनते आए हैं। और दूसरी ट्रेंडिंग खबर है लालू प्रसाद यादव की कॉल रिकॉर्डिंग।
जिसमें सजा काट रहे लालू यादव एक बीजेपी विधायक को स्पीकर चुनाव के दौरान सदन से गैर हाजिर रहने के लिए मंत्री पद का लालच देते सुने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन दोनों बातों का आपस में गहरा नाता है। तो पहली खबर यह है कि सदन में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा को 126 और महागठबंधन के उम्मीदवार बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। खास बात यह भी है कि लखीसराय से विधायक विजय सिन्हा पहले बीजेपी नेता हैं जो बिहार विधानसभा के स्पीकर बने। और अब इसी से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि स्पीकर पद के चुनाव से पहले चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने एनडीए विधायकों को सेट करने की विफल कोशिश की थी, जिसका कथित ऑडियो सबूत आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर जारी किया। इस फोन कॉल रिकॉर्डिंग में लालू यादव जेल से बीजेपी के विधायक ललन पासवान से फोन पर बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं, उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं और उनके साथ आने को कह रहे हैं। लालू यादव बीजेपी विधायक को कह रहे हैं कि वो स्पीकर के चुनाव के वक्त गैर हाजिर हो जाएं, बहाना बना दें कि उन्हें कोरोना हो गया है। जवाब में बीजेपी विधायक ललन पासवान कह रहे हैं कि वो पार्टी में है, ऐसे में दिक्कत होगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के जरिए एनडीए विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं तो वो फोन पर एनडीए विधायक से संपर्क करने में कामयाब कैसे हुए। पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बढ़े तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर। ठीक है, ठीक। ये ऑडियो स्टिंग रिलीज किया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने, जिसकी सत्यता की पुष्टि की खुद लालू की कॉल के रिसीवर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने। कि मैं लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय था शाम का, मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर इधर ही था। तो हमारे पीए ने फोन उठाया, तो उनको कहा कि विधायक जी बात करें। बोले नहीं, हमके पीए बोल रहे हैं। मुझे लगा चलो विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज है, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुंचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के साथ मुझे बधाई दे रहे। मैं काफी उत्साहित हुआ शुरू में। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो, सरकार बनाएंगे। मैं शॉक्ड हो गया कि कोई आदमी जेल में बैठ करके एक तो इलीगली मोबाइल यूज कर रहा है। किस तरह से सरकार को, लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है। वैसे ललन पासवान हैरान होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली बात भी नहीं है। जब चारा घोटाले में सजा याफ्ता कैदी होने के बावजूद लालू यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल के बजाय रिम्स निदेशक के सरकारी आवास में सजा काट सकते हैं, तो मोबाइल फोन कौन सी बड़ी चीज है। जेल मैनुअल की बात तो तब आएगी ना जब लालू यादव सच में जेल में होंगे। वो तो काफी लंबे अरसे से सरकारी बंगले में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लालू यादव जब जेल में हैं ही नहीं, तो ये सवाल ही नहीं है कि जेल में उनके पास मोबाइल फोन कहां से आया। और मजे की बात यह है कि लालू यादव ने विधायक पासवान को डायरेक्ट फोन नहीं किया था, बल्कि उनके पीए ने उन्हें फोन मिलाकर दिया था। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं? उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो, साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी। रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन। हाँ दे रहे। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी। अब ये मत कहिएगा कि लालू यादव के पास पर्सनल असिस्टेंट कहां से आया।
अरे वो तो जिसका ये है चट्टानी एकता है, वो कहाँ से कम होगा। जो मैंडेट मिला है बिहार का, वो मैंडेट मिला है, उसी कारण से मेरे अध्यक्ष हैं। कोई कामयाबी चालू नहीं होने वाली है। विपक्ष ने लेकिन हर हथकंडा अपनाने की कोशिश की, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात पर तो बात करना भी वक्त की बर्बादी करने जैसी बात है कि लालू प्रसाद यादव के पास मोबाइल फोन कहां से आया, पर्सनल असिस्टेंट कहां से आया। बात करनी है तो इस बात पर की जाए कि एनडीए विधायकों को फोन करने की प्रेरणा लालू को कहां से मिली। लेकिन दिक्कत यह है कि आरजेडी के तमाम नेता तो एक आवाज में कह रहे हैं कि ऑडियो में लालू यादव की आवाज नहीं है। तो लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाम। क्योंकि लालू जी के नाम से ही जो कई लोग राजनीति में अभी तक जिंदा है भाजपा के अंदर, जदयू के अंदर, वो अपनी उपस्थिति, अपनी प्रासंगिकता को कायम रखना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह के सुशील मोदी जी का ओछी हरकत और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाने का उनकी पुरानी आदत है। जनता के जनोस्कार से उनको कोई मतलब नहीं है। ओछी हरकत और इस तरह से छोटी छोटी बात में वो अब जिस बात की करते हैं, लालू जी की आवाज में तो सैकड़ों आदमी बोलते हैं। आप बोलिए तो अभी बुलवा के आपको आवाज। अब ऑडियो में लालू यादव की आवाज है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। कैली बंगले में सजा याफ्ता कैदी का कठिन जीवन बिताते लालू यादव की सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। वैसे बिहार स्पीकर का चुनाव भी कम हंगामेदार नहीं रहा। विपक्ष को चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 मंत्री विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी विधानसभा में मौजूद थे। लालू यादव के ऑडियो टेप को अनसुना करने वाला विपक्ष इस बात को अनदेखा नहीं कर पाया। खूब हंगामा मचाया, वेल में घुसकर विरोध दर्ज करवाया। अपने पिता लालू यादव के टेप कांड पर चुप्पी साधने वाले तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा वीडियो जारी करके स्पीकर चुनाव में धांधली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। चोरी की जा रही। बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है, और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है। कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब तेजस्वी किस बात पर ज्यादा गुस्सा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बताइए, लालू यादव के फोन कॉल का ऑडियो भी लीक हो गया और विधानसभा स्पीकर का पद भी एनडीए के खाते में चला गया। महागठबंधन की सारी मेहनत पर दोबारा पानी फिर गया। 27 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के जमानत पर सुनवाई होनी है और इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल एनडीए ने फिलहाल लालू प्रसाद को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल भेजने की मांग उठाई है और इस पूरे विवाद पर सीबीआई जांच की मांग भी की है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। हम आपको बता दें कि दरअसल जो पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं उसमें जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके की अपनी तरफ से बात कह रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सामने पेश की, जिसे आखिरकार उप मुख्यमंत्री जो पूर्व बिहार के रह चुके हैं सुशील मोदी, उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पर। बहरहाल विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। जैसा कि हमने पहले भी बताया, बिहार में विजय सिन्हा पहले बीजेपी विधायक हैं जो स्पीकर बने हैं। वो लखीसराय सीट से विधायक हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। 54 वर्ष के विजय सिन्हा पिछली सरकार में श्रम संसाधन मंत्री थे। वो बिहार के बीजेपी प्रवक्ता के अलावा संगठन में भी कई स्तर पर काम कर चुके हैं। वैसे विजय सिन्हा को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाने के पीछे भी बीजेपी के जातीय गणित ने मुख्य भूमिका निभाई। माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, जिनमें से एक अति पिछड़ा समुदाय, दूसरी पिछड़ी जाति से आते हैं। ऐसे में भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को विधानसभा स्पीकर का पद देकर पार्टी ने सबको साथ लेकर चलने का मैसेज देने की कोशिश की। देश की इकोनॉमी ने फेस्टिव सीजन में जमकर जोश दिखाया, लेकिन दीपावली के जाने के साथ ही अब इकोनॉमी में फिर से सुस्ती नजर आने लगी है। अर्थव्यवस्था की चाल की जानकारी देने वाली ई-वे बिल, बिजली और रेल फ्रेट जैसे इंडिकेटर्स में गिरावट शुरू हो गई है।
फेस्टिव सीजन के जाने, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने और वैक्सीन के आने की खबर से इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में अलग अलग तरह का रुख नजर आ रहा है। कहीं मामला तेजी का है तो कहीं सुस्ती देखी जा रही है और कहीं पर गिरावट शुरू हो गई है। इकोनॉमी के बुनियादी हालात का संकेत देने वाले इंडिकेटर्स में से रेल फ्रेट लोडिंग में पिछले साल के मुकाबले 5% की गिरावट आई है। ई वे बिल घटकर 40.7 मिलियन पर आ गए हैं। बिजली की डिमांड भी 2019 से कम हो गई है। हालांकि गूगल मोबिलिटी इंडेक्स में अभी भी तेजी बनी हुई है। इस बीच वैक्सीन के आने की खबर से सेंटीमेंट आधारित निवेश के विकल्पों पर असर दिखने लगा है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 174.80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। 30 अक्टूबर के 157.92 लाख करोड़ के मुकाबले नवंबर में ये 16.89 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। लेकिन सोने की कीमतों को वैक्सीन के आने की खबर से खुशी नहीं हुई है। सोना इस महीने के 9 नवंबर के उच्चतम स्तर से अभी तक 22 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया है। चांदी भी तब से अब तक 4500 रुपए प्रति किलो कम हो गई है। ये बात तो हुई निवेशकों के विकल्पों की, लेकिन इकोनॉमी के रेस्टोरेंट, सैलून, टूरिज्म, एजुकेशन और एविएशन सेक्टर समेत कई सेक्टर्स का हाल बेहाल है। ये सेक्टर्स कोरोना के पूरी तरह जाने से पहले पटरी पर लौटेंगे भी नहीं। अब वैक्सीन ही इसका इलाज है जो अगले महीने आ सकती है, जिसका दावा ट्रंप ने किया है। Everything that's taken place with the pandemic, I'm very thrilled with what's happened on the vaccine front. That's been absolutely incredible. It's nothing like that has ever happened medically, and I think people are acknowledging that, and it's having a big effect. इन सब के बीच अगर दूसरे देशों के संकेत लिए जाए तो फिर चीन का दावा है कि इकोनॉमी अगले साल से पटरी पर आ सकती है। 能够恢复到合理的运行区间，中国的宏观政策将保持连续性、有效性和可持续性。 जाहिर है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार से काफी कुछ संकेत मिलेंगे, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनौती भरे वक्त का सामना करने के बाद अब दुनिया में आर्थिक मजबूती का दौर भी आना तय है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी इसका भरोसा जताया है। Wann diese Verhandlungen beginnen, denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist. Wenn dann das Geld alle ist, dann muss man weitersehen. Und Deutschland hat sich selten nichts gemacht, aber Deutschland kann auch nicht alleine die internationale Allianz aufrechterhalten. Aber jetzt geht es auch erstmal darum, dass man das Richtige tut. बहरहाल इन अनुमानों के सटीक होने के बावजूद इकोनॉमी को पटरी पर आने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले तो गिरावट की भरपाई होगी, उसके बाद तेजी का दौर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना की वैक्सीन के आने और सबको मिलने से पहले इसकी रोकथाम के लिए रैपिड टेस्टिंग को पुख्ता हथियार बताया गया है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के दम पर कुछ ही हफ्तों में कोरोना पर काबू किया जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन के आने से पहले टेस्टिंग ही अकेला हथियार है। हाल ही में अमेरिका में जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित रिसर्च में इसका दावा किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि भले ही RT-PCR की तुलना में एंटीजन टेस्ट कम भरोसेमंद हो, लेकिन रैपिड टेस्टिंग में तेजी लाकर कोरोना महामारी को कुछ हफ्तों में ही खत्म किया जा सकता है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि इस रणनीति को अपनाने से रेस्टोरेंट, बार, रिटेल स्टोर और स्कूलों को बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इकोनॉमी भी अपनी चाल से चलती रहेगी और कोरोना टेस्टिंग के दम पर इसे रोका भी जा सकेगा। टेस्टिंग के जानकार भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग ही फिलहाल अकेला विकल्प नजर आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा टेस्टिंग से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस स्तर पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी हमें रैपिड टेस्टिंग के साथ साथ मास टेस्टिंग को राइट स्ट्रेटेजी के साथ करने की जरूरत है। RT-PCR टेस्टिंग, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें भी आजकल 5 से 6 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, पर मास लेवल पर स्क्रीनिंग के लिए रैपिड टेस्ट ही ज्यादा कारगर है और एक बेहतर विकल्प है जिसके द्वारा क्विक रिजल्ट मिलते हैं। इन दावों पर ज्यादातर सरकारों को भी यकीन है, इसीलिए मुंबई से लेकर अहमदाबाद, अमृतसर और दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर तक हर जगह कोरोना की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। BMC का बहुत अच्छा अवेयरनेस है। दिवाली के बाद आए थे, हमको कैंप के लिए बोले, उन्होंने अपना टेस्टिंग दिए। जिन्हों ने पासपोर्ट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राਹੀਂ यात्रा च जाने वास्ते लाए ने, उन्हां दे कोरोना
ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। हमने रोडवेज पे और रेलवे स्टेशन पे दिल्ली से आने वाले लोगों की चेकिंग स्टार्ट कर दी है। इस बीच ज्यादा भरोसेमंद RT-PCR टेस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में एक समान रेट रखने की याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा है। याचिका में कहा गया है कि देश में कोरोना टेस्ट की कीमत 400 रुपए तक होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग करा सकें। फिलहाल अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत 800 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक है। संक्रमण की दर को रोकने में या कम करने में टेस्ट की सेंसिटिविटी से ज्यादा उसका बार बार सही समय पर करा जाना ज्यादा उपयोगी है और क्विक रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रैपिड टेस्टिंग इंडिया जैसी कंट्री में कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण ज्यादा कारगर है। अगर इसकी कीमत कम होती है तो फिर एंटीजन टेस्ट के बाद पुख्ता रिपोर्ट के लिए RT-PCR टेस्ट का भी ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों सहित दूसरे शोधकर्ताओं का भी यही मानना है। संक्रमण पर रोक लगाने में कम प्रमाणिक तेज टेस्टिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जिस तरह से दुनिया में कोरोना की नई लहर देखी जा रही है और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना टेस्टिंग की रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। उम्मीद है कि वैक्सीन के आने और कामयाब होने से पहले इस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दीपावली के बीतने के साथ ही देसी स्मार्टफोन का बाजार भी ठंडा पड़ने लगा है। कंपनियों ने जहां ई-कॉमर्स के सहारे दीपावली पर जमकर फोन बेचे, वहीं रिटेलर्स को दिवाली पर ऑनलाइन डिस्काउंट्स के असर से मायूसी हाथ लगी। इस बीच मेक इन इंडिया मुहिम के असर से भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कारोबार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। दिवाली तक बिक्री के रिकॉर्ड बनाने के बाद देश के स्मार्टफोन मार्केट में सुस्ती आनी शुरू हो गई है। वहीं रिटेलर्स के मुताबिक इस बार उनकी दिवाली फीकी रही है। दिवाली के बाद से अब तक स्मार्टफोन की बिक्री में 20 से 25% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रिटेलर्स का दावा है कि उनकी दिवाली पर ही बिक्री घटकर आधी रह गई। इनकी बिक्री में डंड की वजह धमाकेदार ऑनलाइन सेल को माना जा रहा है। यही नहीं, गिरावट का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहने की आशंका है। वैसे भी आमतौर पर दिवाली के बाद बिक्री फेस्टिवल सीजन के महीनों के मुकाबले कम ही हो जाती है, लेकिन इस बार बिक्री में गिरावट का असर कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा शिपमेंट सितंबर में आती है, जब फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए स्टॉक जमा करने शुरू किए जाते हैं। हालांकि दिवाली पर शाओमी, वीवो और रियलमी ने इस बार की बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। वहीं एप्पल की शिपमेंट्स ने भी जुलाई सितंबर तिमाही में नया रिकॉर्ड बनाया है। घरेलू मोर्चे पर बिक्री भले ही लुढ़कने लगी हो, लेकिन स्मार्टफोन के मामले में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम के नतीजे आने से पहले ही भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया के जादू से भारत का स्मार्टफोन बाजार अपना जलवा बिखेर रहा है। रिसर्च फर्म टेक आर की रिपोर्ट इंडिया मोबाइल फोन एक्सपोर्ट स्कैन के मुताबिक इस साल भारत में स्मार्टफोन का निर्यात करीब 11,113 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। इस साल भारत से निर्यात होने वाले कुल मोबाइल फोन में 98% स्मार्टफोन होंगे। भारत इस समय 24 देशों को मोबाइल फोन निर्यात करता है। इन देशों में UAE समेत कुछ देश उन फोन्स को आगे भी निर्यात करते हैं। टेक आर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी से सितंबर तक 1.28 करोड़ मोबाइल फोन निर्यात किए गए हैं। इनमें से 1.09 करोड़ स्मार्टफोन थे। जनवरी मार्च तिमाही में 74 लाख मोबाइल फोन निर्यात हुए हैं। कोरोना से प्रभावित अप्रैल जून तिमाही में महज 12 लाख मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में हालात सुधरने से 42 लाख मोबाइल फोन निर्यात किए गए। कंपनियों के लिहाज से बात करें तो फिर सैमसंग भारत में स्मार्टफोन का शहंशाह बन के उभरा है। सैमसंग के 1.16 करोड़ फोन इस साल निर्यात हुए, जिनमें से 98 लाख स्मार्टफोन थे, जबकि शाओमी के 60 लाख फोन निर्यात हुए। सैमसंग और शाओमी के बाद सबसे ज्यादा लावा ने 20 लाख स्मार्टफोन निर्यात किए। टॉप 5 स्मार्टफोन निर्यातकों में वीवो और OnePlus भी शामिल रहे। सैमसंग A51 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। भारत से निर्यात होने वाले टॉप 10 स्मार्टफोन भी सैमसंग के ही रहे। अब अनुमान है कि कोरोना की लहर खत्म होने और PLI स्कीम का असर दिखने के बाद तो ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ठंड ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में आज लगातार तीसरे दिन ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राज्यमार्ग को बंद करना पड़ा। पीर पंजाल की पहाड़ियों से लेकर गुलमर्ग तक पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। इसका आनंद उठाने के लिए देश भर से पर्यटक अब कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।